नमस्कार साथियों, हमने खान सर के सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके बुक के बारे में 7 वीडियो तक पढ़ लिया था। 8वें वीडियो में पढ़ेंगे हम भारत के संविधान के बारे में, और भारत के संविधान में हम अनुच्छेद 32 से आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ऐसे ही हम वीडियो के फॉर्म में आपको पूरी खान सर के सामान्य ज्ञान जीके बुक का रिविज़न कराते रहें। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करता है, अर्थात मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होने पर नागरिक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा का है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। अगर आपको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप कोर्ट में जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में निम्नलिखित रीट जारी कर सकते हैं। इसमें 5 प्रकार की रीट है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शारीरिक उपस्थित होना। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता इसी रीट के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। यह रीट किसी भी व्यक्ति को संबोधित हो सकती है, चाहे वह अधिकारी हो या प्राइवेट व्यक्ति। अभिरक्षा में कोई अन्य व्यक्ति है। यह निजी स्वतंत्रता से संबंधित आदेश है। इसके तहत न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को शरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश जारी करता है। न्यायालय उस व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के कारणों की जांच करता है। अगर उसकी हिरासत कोई कानूनी औचित्य नहीं है तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ देता है। दूसरी है परामदेश। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकार के अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या निगम अपने कर्तव्यों का निर्वाह एवं आदेश जारी करता है, तो इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। निम्न परिस्थितियों में परामदेश रीट जारी नहीं किया जा सकता है। निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, जब कर्तव्य जरूरी नहीं विवेकानुसार हो, संविधानात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं। तीसरी है प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह एक प्रकार के न्यायिक रीट है जब अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकारित और नियंत्रित करती है। यह रीट तब जारी की जाती है जब कोई न्यायालय अपनी अधिरक्ता से बाहर कार्य कर रहा हो। पहला है अधिरक्ता नहीं होती है, वह भी अधिकारिकता का प्रयोग कर रहा है। दूसरा, निष्क्रिय न्याय के सिद्धांतों को अवहेलना की जा रही है। तीसरा है प्रतिषेध रीट तब भी जारी की जाती है जब कार्रवाई लंबित हो या आदेश नहीं किया गया हो, अर्थात आदेश के पूर्व है। प्रतिषेध संबंधित रीट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों के विधायक निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के विरुद्ध उपबंध नहीं है। उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना है। यह रीट किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी की जाती है, जिसे निम्न न्यायालय अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या शक्ति का दुरुपयोग के द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत को भंग न करे। पहले उत्प्रेषण की रीट सिर्फ न्यायिक या अर्ध वार्षीय प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती थी, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। परंतु वर्ष 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। पांचवी, अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकार से इस रीट का
मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक अथवा लोकपथ को अवैध रूप से धारण करने से रोकना है। यह रीट जब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किया होता है। ऐसे व्यक्ति से रीट के माध्यम से पूछा जाता है कि वह इस पद पर किस प्राधिकार से धारण किए हुए हैं। जब यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी लोकपद पर कब्जा बनाए हुए है तो यह रीट ऐसे व्यक्ति को उस पद से हटाकर उस पद को रिक्त घोषित कर सकती है। भाग 3 मौलिक अधिकारों का उपवाद 33 और 34। मैं बता दोस्तों कि ये 5 प्रकार की जो रीट रहती है इसकी ट्रिक भी है, जिसकी ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। इस ट्रिक से आप पांचों रीट जारी याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 33। इस अनुच्छेद के तहत अग्रलिखित वर्गों के संबंध में उनके कर्तव्यों को उचित पालन और उनमें अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन संसद विधि द्वारा यह निर्धारित कर सकेगी कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को किस सीमा तक प्रतिबंध किया जा सकता है। पहला है सशस्त्र बल, दूसरा है अर्धसैनिक बल, तीसरा है पुलिस बल, चौथा है खुफिया एजेंसियां, पांचवा है उपरोक्त चारों हेतु स्थापित संचारण प्रणाली में नियोजन व्यक्ति। अनुच्छेद 34। यदि भारत में किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि मार्शल लॉ लागू हो तो संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बना सकती है। मार्शल लॉ का तात्पर्य सैन्य शासन से होता है। यह तब लागू किया जाता है जब असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि पैदा हो जाए। अनुच्छेद 35। अधिकारों को क्रियान्वित करवाने के लिए संसद कानून बना सकती है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने एवं उल्लंघन की दिशा में दंडनीय करने के लिए देश के कानूनों के समरूप बनाते हेतु संसद को शक्ति संपन्न करता है। यह संसद को विधि निर्माण की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, 23 और 32 और 33 अनुच्छेद और 34 को प्रभावित बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। संविधान अनुच्छेद 35A राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा को शक्ति प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 370 1D के तहत राष्ट्रपति को आदेश द्वारा 1954 में अनुच्छेद 35A को संविधान को परिषद में शामिल किया गया था और 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया, जो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ और अनुच्छेद 370 में कुछ खंड को समाप्त कर किया गया। मौलिक अधिकार का निलंबन। जब राष्ट्रपति देश में अनुच्छेद 352 के तहत, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों, ये बहुत ही ध्यान से याद रखना आप, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर करता है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त सभी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वतंत्र निलंबित हो जाते हैं। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन 352 के तहत युद्ध और भारी आक्रमण के कारण लगता है तो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब 6 है तो वो समाप्त कर दी जाती है, निलंबित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते। मतलब अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे राष्ट्रपति शासन लगे। मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित किए गए संविधान संशोधन को न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस आधार पर मूल अधिकारों के संशोधन जुड़े व प्रमुख वाद निम्नलिखित है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के पश्चात मूल अधिकारों में संशोधन को विवाद शुरू हुआ क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाया गया था। पहला है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951।
इस मामले में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। इस वाद के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला दिया कि संसद मूल अधिकारों में शामिल कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इस मामले में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 को चुनौती दी गई, जिसे 9वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और प्रस्ताव संविधान अंग नहीं है। इस निर्णय के द्वारा न्यायालय ने भविष्यमुखी फैसला दिया। यह निर्णय न्यायिक सक्रियता से संबंधित प्रथम मुकदमा था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित करने यह व्यवस्था की गई कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केरल राज्य 1973। 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद द्वारा चुनौती दी गई कि इस मामले में न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णय को पलट दिया और 24वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया, जिसमें कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहली बार मूल ढांचे की घोषणा की और जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात संविधान का मूल ढांचा असंशोधनीय है। इसी मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का विभिन्न अंग है। मूल ढांचे की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद दर वाद की जाएगी। यह मूल ढांचा संविधान की विशेषता का निर्धारण करता है। मूल ढांचे की अवधारणा को उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण मामले में 1975 के द्वारा लागू किया गया। केशवानंद भारती के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि संसद को संविधान संशोधन के अधिकार को न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई कि जिसमें उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि मूल अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देशक तत्व एवं दूसरे के पूरक और सरकार को इन दोनों समाज स्थापित करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि संसद की समिति संविधान संशोधन की शक्ति आधारभूत ढांचा है और संसद इस ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में विकलांग व्यक्तियों को भी आरक्षण का अधिकार है। मैं बताऊं दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, जो कि 1978 में किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं DPSP। भाग 4 में है और ये 36 से 51 तक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।